गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिस टॉपिक का नाम है कॉची रीमन इक्वेशंस। कॉची रीमन इक्वेशंस, इसकी दो फॉर्म होती हैं, कार्टेशियन और पोलर। हम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे, कार्टेशियन एंड पोलर फॉर्म। चलिए, आपके फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये याद रखना होगा कि कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे एनालिटिक और रेगुलर और होलोमॉर्फिक। ये तीनों के तीनों ही सेम मीनिंग होता है, एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। अगर कह दे वो कोई कह देता है एनालिटिक प्रूफ करो या रेगुलर प्रूफ करो या होलोमॉर्फिक प्रूफ करो, तीनों का मतलब सेम होता है। क्वेश्चन में सेम ही प्रोसेस हम लोग फॉलो करते हैं इसको प्रूफ करने के लिए। दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है, इसमें एक होता है वर्ड जेड। जेड मतलब क्या होता है? जेड होता है एक कॉम्प्लेक्स नंबर जिसकी डेफिनेशन क्या है? एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, एक्स प्लस आई वाई। इसके अलावा दूसरा एक यूज होता है इसमें वर्ड एफ ऑफ जेड। एफ ऑफ जेड का मतलब क्या होता है? यू प्लस आई वी। यू का मतलब क्या है? यू एक फंक्शन है एक्स वाई का, प्लस और आई, और वी भी एक फंक्शन है एक्स वाई का। ठीक है, इसके अलावा आप जानते ही हैं आई इज इक्वल टू होता है रूट ऑफ -1, और इसको हम बोल सकते हैं आई स्क्वायर इक्वल टू -1। ठीक है, तो एफ जेड इज इक्वल टू होता है, कहीं भी अगर लिखा हुआ आ जाए एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी, तो इसका मतलब यू और वी दोनों एक्स और वाई के फंक्शंस हैं। कभी कभी इस डब्ल्यू एफ ऑफ जेड को हम लोग डब्ल्यू से भी डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो डब्ल्यू भी अगर रिप्रेजेंट डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है जेड इज इक्वल टू 2 + 3i, और जेड इज इक्वल टू -2 + 5i। ऐसे कुछ भी एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। जबकि इधर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस आई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आपने देखा कि यहाँ पर u भी एक्स वाई, ये भी एक्स वाई का फंक्शन है और ये भी एक्स वाई का फंक्शन है। ठीक है, और इसके अलावा और क्या ले सकते हैं? जैसे w इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस आई एक्स टू द पावर वाई। तो यहां पर भी देखो आप, u एक्स का फंक्शन है और यहां पर v भी एक्स और y का फंक्शन है। आई होप आपको ये दो पॉइंट समझ में आ गए होंगे। एक होता है z, जिसका मतलब होता है ये, और एक होता है f ऑफ z यानी w, जिसका मतलब होता है v। u कहलाता है रियल फंक्शन, v कहलाता है आरबी इमेजनरी फंक्शन। जो i के साथ मल्टीप्लिकेशन में होता है उसको इमेजनरी फंक्शन बोलते हैं, और जो जिसके साथ i नहीं होता है उसको रियल फंक्शन हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसमें दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एनालिटिक क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। व्हाट इज एनालिटिक, ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्क्राइब कर चुके हैं, समझा चुके हैं। यहाँ पर एक तरीके से रिवीजन आपका स्टार्ट करते हैं। रिवीजन, एनालिटिक फंक्शन क्या होता है? एनालिटिक फंक्शन
कोई भी फंक्शन एनालिटिक फंक्शन कहा जाएगा अगर वो सिर्फ उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल ना होके उसके आसपास की नेबरहुड पे भी डिफरेंशिएबल हो। क्या है डेफिनेशन? ए फंक्शन f of z is said to be analytic function at z is equal to z naught। z naught क्या है? कोई पॉइंट है। if and only if f of z is not only differentiable at z equal to z naught but also in neighborhood, एनबीडी मतलब नेबरहुड ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जैसे सपोज करो आपके पास ये कोई एक्स और वाई का प्लेन है, इसमें कोई कर्व है, ये सपोज करो कोई भी कर्व है, तो ये एक पॉइंट है हमारे पास जेड नोट, ये जेड नोट है। इस पर डिफरेंशिएबल है या नहीं? ये इस पर डिफरेंशिएबल होगा। इस पे एनालिटिक है ये फंक्शन या नहीं, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये फंक्शन इस पॉइंट पे एनालिटिक होगा अगर ना सिर्फ इस पॉइंट पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो बल्कि इसकी नेबरहुड में भी डिफरेंशिएबल हो। मतलब इस पॉइंट पे तो डिफरेंशिएबल होना ही होना है, और इसकी जो ये नेबरहुड है यानी आसपास का जो एरिया है इस पे भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन एनालिटिक है। समझ गए? क्या आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जैसे हम कहेंगे कि ये कोई भी पॉइंट, फिर से आपको समझाता हूं, हमें ये चेक करना है कि एफ ऑफ जेड जेड नोट पर एनालिटिक है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे? हम जेड नोट पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे और उसके आसपास की नेबरहुड में सब जगह हम यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। अगर उस पॉइंट पे भी और उसके आसपास के नेबरहुड में भी फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया तो हम उस फंक्शन को बोलेंगे एनालिटिक फंक्शन। ठीक है? अब जो एग्जाम होता है आपका एकेटीयू का, उसमें दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है? पहला क्वेश्चन आता है, पहला टाइप का क्वेश्चंस आता है टाइप वन, कि प्रूव दैट फंक्शन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक एंड फाइंड एफ डैश जेड। टाइप टू के क्वेश्चंस आते हैं, प्रूव दैट एफ ऑफ जेड इज नॉट एनालिटिक। ठीक है? और टाइप थ्री के क्वेश्चंस इसमें आते हैं, प्रूव दैट एफ ऑफ जेड इज नॉट एनालिटिक even if Cauchy Riemann equations are satisfied। ठीक है? ये तीन तरीके के क्वेश्चंस हमारे यहाँ आते हैं। तो सबसे पहले हम एक एक करके तीनों टाइप के क्वेश्चंस करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कॉची रीमन इक्वेशंस होती क्या है। ठीक है? तो कॉची रीमन इक्वेशंस क्या होती हैं? कॉची रीमन इक्वेशंस, इनको शॉर्ट में सी आर इक्वेशंस भी लिख देते हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है। तो कोची रीमन इक्वेशंस क्या होती हैं? कोची रीमन इक्वेशंस होती हैं, सपोज आपके पास है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू, जो कि फंक्शन है एक्स वाई का, प्लस आई, ये भी वी, जो फंक्शन है एक्स वाई। तो कोची रीमन इक्वेशन किसे कहते हैं? कोची रीमन इक्वेशंस कही जाती हैं, नंबर वन, डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई। ठीक है, यू क्या है? यू आपका ये वाला पोर्शन है, और वी है आपका जो आई के साथ होता है। ठीक है। नंबर टू, डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। ठीक है। तो ये आपके पास हो गया डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, यानी यू का एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं तो उसकी वैल्यू वही आनी चाहिए जो वी का वाई के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करने पर आती है। इसी तरह यू का वाई के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करने पर वही वैल्यू आनी चाहिए जो माइनस ऑफ यू वी का एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करके आती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कोची रीमन्स इक्वेशंस। नेक्स्ट होता है कोची, नेक्स्ट फॉर्मूला है कोची रीमन इक्वेशंस इन पोलर फॉर्म। ठीक है, ये नॉर्मली इस पर बेस्ड क्वेश्चंस एकेटीयू में नहीं आते हैं, बस इसके एक बार पूछ लिया गया था ये एकेटीयू में, 2016 में पूछा गया था कि कोची रीमन इक्वेशंस लिखिए इन पोलर फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म में क्या होती है? मान लो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू है यू, जो फंक्शन है आर थीटा का, प्लस आई वी, वी भी फंक्शन है आर थीटा का। तो कोची रीमन इक्वेशन क्या होती है? डेल यू अपॉन डेल आर इज इक्वल टू वन अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा। ठीक है। एंड होती है डेल वी अपॉन डेल आर इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल थीटा। तो ये कोची रीमन इक्वेशन है पोलर फॉर्म में। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला जो आता है वो आता है डेरिवेटिव निकालने का। अगर हमें डेरिवेटिव निकालने को कहा जाए तो उसका क्या फॉर्मूला होता है? डेरिवेटिव ऑफ डब्ल्यू और एफ ऑफ जेड। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है एफ डैश जेड इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है। ये सब चीजें थोड़ा सा फॉर्मूले इसमें है, उन्हें हमें याद रखना पड़ेगा, उसके बाद हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा अगर हमें पार्शियल डेरिवेटिव निकालने को कहा जाए तो उसका फॉर्मूला क्या है? डेल एफ इज इक्वल टू, सपोज करो डेल ये एफ जेड इज इक्वल टू है यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई। ठीक है। तो एट, मान लो ओरिजिन पे आपको निकालना है, ओरिजिन पे ही जनरली आपसे क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं, तो ओरिजिन पे निकालना है। क्या निकालना है? डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो इसका क्या फॉर्मूला है ये आपको याद रखना होगा। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, यू एट जी एक्स कोमा जीरो माइनस यू एट जीरो कोमा जीरो अपॉन एक्स। ठीक, इसी तरीके से डेल
u अपॉन डेल y निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट y टेंस टू जीरो, u जीरो कोमा वाई माइनस u जीरो कोमा जीरो अपॉन में y। बिल्कुल सेम पैटर्न पे अगर v के लिए करना है तो बस u को v से रिप्लेस कर देंगे। डेल v अपॉन डेल x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू जीरो, बस u की जगह क्या आ जाएगा, v, v x कोमा जीरो माइनस u जीरो कोमा जीरो अपॉन x। डेल v अपॉन डेल y इज इक्वल टू लिमिट y टेंस टू जीरो, v, सॉरी यहाँ पे v आएगा, u नहीं आएगा, v एट जीरो कोमा वाई माइनस v एट जीरो कोमा जीरो अपॉन में y। ठीक है। तो ये अभी हम आगे जो ये टाइप 1 2 3 के क्वेश्चंस होंगे उनमें जरूरत पड़ेगी कि किस तरीके से हमें प्रूफ करना है, तो तब मैं ये इन सब फॉर्मूलों का आपका यूज करूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारे फॉर्मूलों का एंड होता है। अब मैं आपको तीनों टाइप के क्वेश्चंस इसमें कराने जा रहा हूं। चलिए, टाइप 1 के क्वेश्चंस करते हैं। टाइप 1 क्या है, जिसमें क्वेश्चन रहेगा प्रूफ दैट एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक एंड फाइंड एफ डैश जेड। ये आपके पास है, आपको एफ डैश जेड की वैल्यू यहां पर निकालनी है। तो हम कैसे करेंगे इसको, क्वेश्चन से करते हैं। पहले मेथड समझ लेते हैं। मेथड में हमें क्या दिखाना होगा, कि अगर हमें दिखाना है कि ये फंक्शन एनालिटिक है, हमें दिखाना होगा नंबर 1, एक सेकंड, आपके पास क्या है, गिवन है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई, ये आपको गिवन है। ठीक है। तो इस फंक्शन एफ जेड को एनालिटिक दिखाने के लिए आपको क्या क्या दिखाना होगा, आपको दिखाना होगा नंबर 1, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई आर कंटिन्यूअस, फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई। सेकेंडली आपको क्या दिखाना होगा, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड, सी आर इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। बस ये दो चीज दिखानी होगी। देन यू कैन से, देन वी कैन से एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक। ठीक है, आपको समझ में आ गया, तब हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ जेड जो है एनालिटिक है। यहां नोट करके लिखिएगा, नोट क्या होता है, एवरी पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होता है ये आप जानते होंगे, पॉलिनोमियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, या ट्रिग्नोमेट्रिक वाला पोर्शन छोड़ देते हैं, आप समझिए एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट। ठीक है। चलिए, अब इस पर क्वेश्चंस करते हैं कि हम इनको कैसे दिखाएंगे। ठीक है। तो हम, मैंने आपको क्या बताया, टाइप 1 में अगर हमें ये दिखाना है एफ ऑफ जेड एनालिटिक है और एफ डैश जेड निकालना है, तो 3 स्टेप में हम काम करेंगे। पहले स्टेप में ये दिखाएंगे, दूसरे स्टेप में ये दिखाएंगे, और तीसरे स्टेप में हम एफ डैश जेड निकालेंगे। चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन करते हैं, जिससे कि हमें ये क्लियर हो जाए कि कैसे हमें
क्वेश्चंस को करना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आज का टाइप 1 पर है। प्रूव दैट द फंक्शन साइन हाइपरबोलिक जेड इज एनालिटिक एंड फाइंड इट्स डेरिवेटिव। ठीक है, उसने कहा है कि प्रूव करो कि ये एनालिटिक है और इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करिए। ये वाला क्वेश्चंस आपका एकेटीयू में 2017 में आया था। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उसने हमें क्या दे दिया, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक जेड। और हम क्या जानते हैं, ठीक है, ये आपको पता चल गया। हमें एनालिटिक प्रूफ करने के लिए क्या चीज चाहिए, u प्लस आई वी, यू और v की वैल्यूज चाहिए। ठीक है, तो एफ ऑफ जेड को मैंने आपको अभी बताया था अभी लास्ट पेजेस में। एफ ऑफ जेड को हम क्या लिख सकते हैं, u प्लस आई वी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एफ ऑफ जेड की जगह हमने क्या लिख दिया, u प्लस आई वी। और साइन हाइपरबोलिक जेड की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस आई वाई, ये हम लिख सकते हैं। फिर इज इक्वल टू, इसमें हम अब क्या कर रहे हैं, हम इसमें फॉर्मूला लगा दे रहे हैं साइन ए प्लस बी का। पहले इस हाइपरबोलिक को अंदर भेज देते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है आपका, साइन ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फॉर्मूला याद है आपको, फॉर्मूला हमारे पास होता था साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये हमारा फॉर्मूला होता था। तो यहाँ पर भी हम वही फार्मूला अपनाएंगे। तो साइन हाइपरबोलिक एक्स और साइन प्लस में, फिर प्लस के बाद एच अंदर जाएगा तो साइन आई एच वाई हो। तो यही सेम हम अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, ए की जगह क्या है एच एक्स और बी की जगह क्या है एच आई वाई। ठीक है, तो हम वही सेम करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पर, साइन ए, तो यहाँ क्या आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स। फिर क्या लिखा है कॉस बी, तो यहाँ क्या आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक आई वाई प्लस, फिर है कॉस ए यानी कि कॉस हाइपरबोलिक एक्स, और फिर है साइन बी यानी यहां आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक आई वाई। ठीक है, फिर इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लगाया। साइन हाइपरबोलिक एक्स जो है वो एज इट इज रहेगा। तो ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक आई वाई है। तो हमेशा याद रखना हाइपरबोलिक और आई आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो ये क्या रह जाएगा हमारे पास, कॉस वाई प्लस फिर कॉस हाइपरबोलिक एक्स। ठीक, कॉस हाइपरबोलिक एक्स एज इट इज रहेगा, और साइन हाइपरबोलिक वाई लिखा है। तो साइन हाइपरबोलिक वाई में ये आई हाइपरबोलिक के साथ अगर आई होता है तो ये बाहर निकल जाता है, यानी कि ये बाहर निकल के क्या हो जाएगा, आई साइन वाई, आई साइन वाई हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास क्या आ गया, इसको अगर हम करें तो ये हो गया साइन हाइपरबोलिक एक्स कोस वाई प्लस आई कॉस हाइपरबोलिक एक्स साइन वाई। तो ये हमारे पास एक तरीके से निकल के आ गया u प्लस आई वी की फॉर्म में।
तो यहां से अगर हम देखें तो u हमारा क्या आया, u आया हमारा साइन हाइपरबोलिक x cos y, और v हमारा क्या आ गया, v आ गया cos हाइपरबोलिक x साइन y। तो सबसे पहला काम क्या है इन क्वेश्चंस में, सबसे पहला काम हमारा यही है कि जो एफ ऑफ जेड दिया है उससे u और v की वैल्यू को फाइंड आउट करो। ठीक है, अब देखो हमें एनालिटिक प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, मैंने आपको जो अभी बताया था, अगर मैं इसको आपको ओपन करूं आपके लिए डेस्कटॉप से, हमारा देखो ये मैंने जो मेथड बताया था आपको कि प्रूव दैट एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक एंड फाइंड एफ डैश जेड। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था सबसे पहले कि हमें ये प्रूव करना है कि पार्शियल डेरिवेटिव जो है कंटिन्यूअस। पार्शियल डेरिवेटिव के लिए सबसे पहले हमें u और v का पता होना चाहिए, तभी तो हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे। तो u और v हमने फाइंड आउट कर लिया, अब इनका पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं। तो डेल u अपॉन डेल x निकाला, u को x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया तो cos y, ये तो कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, और साइन हाइपरबोलिक x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos हाइपरबोलिक x cos y तो एज इट इज, और साइन हाइपरबोलिक x का डिफरेंशिएशन होता है cos हाइपरबोलिक x। और डेल u अपॉन डेल y, u का y के रेस्पेक्ट अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो साइन हाइपरबोलिक x एज इट इज, और ये जो cos y है इसको डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू y तो ये हो गया माइनस के साइन y। तो यहां पर हमारे पास माइनस साइन y आ गया। अब डेल v अपॉन डेल x, इसको x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं तो कोस हाइपरबोलिक x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक x इंटू साइन y। थोड़ा सा ये याद रखना होगा आपके माइंड में, यहाँ ये आएगा कि cos x का डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन x होता है, फिर वो माइनस साइन यहाँ क्यों नहीं लगा। उसका आंसर है क्योंकि यहाँ पर आपका क्योंकि यहाँ पर आपका हाइपरबोलिक लगा हुआ है, इस वजह से हाइपरबोलिक के केस में जब हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसमें माइनस नहीं आता है। ठीक है, तो कोस हाइपरबोलिक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। डेल v अपॉन डेल y, y के रेस्पेक्ट करते हैं तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स एज इट इज क्योंकि ये कांस्टेंट है, और साइन y का डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं तो इसका हो जाता है cos y। तो आप क्लियरली देख रहे हो यहाँ पर कि ये वाली चीज इसके इक्वल है, cos हाइपरबोलिक x इक्वल टू cos हाइपरबोलिक x cos y भी है। तो ये दोनों आपस में इक्वल है, और ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव के इक्वल है। ठीक है, तो खैर ये हमें सेकंड उसमें प्रूफ करना है। तो फर्स्ट पोर्शन क्या है हमारा, फर्स्ट पोर्शन ये है कि डेल u अपॉन डेल x, डेल u अपॉन डेल y, डेल v अपॉन डेल x एंड डेल v अपॉन डेल y आर कंटिन्यूअस फंक्शन सिंस। क्यों कंटिन्यूअस है, क्योंकि जो ये फंक्शन है किसके हैं, साइन एक्स कॉस एक्स के, वे दोनों भी कंटिन्यूअस फंक्शन है। सिंस साइन एक्स साइन थीटा कॉस थीटा साइन हाइपरबोलिक थीटा कॉस हाइपरबोलिक थीटा आर कंटिन्यूअस फंक्शंस। तो ये सब कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसलिए इनसे बने जो फंक्शंस होते हैं वो भी कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। ऐसे ही आपको लिखना है, चेक कंटिन्यूटी चेक नहीं करनी है, बस उसके बारे में इस तरीके से लिख देना है। ठीक है, पहला पार्ट हमारा पूरा हो गया। अब सेकंड पार्ट में उसने क्या कहा था, सेकंड पार्ट में कहा था सी आर इक्वेशंस सेटिस्फाइड। तो हम सेकंड पार्ट में हम यहाँ पर दिखा देंगे, यहाँ सेकंड पार्ट में क्लियरली
डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। ठीक। तो इससे हमें पता चलता है कि सी आर इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। तो सेकंड काम भी हमारा पूरा हो गया। तो जो दो कंडीशंस थी हमारी कि ये कंटिन्यूअस हो और एनालिटिक हो, तो सॉरी, कंटिन्यूअस हो और सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करे तो फंक्शन एनालिटिक है। तो इन दोनों के सेटिस्फाई होते ही हम कह सकते हैं दस फंक्शन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक। ये एनालिटिक फंक्शन है। ठीक है, क्वेश्चंस में उसने हमसे क्या कहा है, यहां तक हमारा काम पूरा हो गया। अब क्वेश्चन में उसने हमसे क्या कहा है, क्वेश्चन में उसने कहा है कि ये एनालिटिक है और उसके बाद इसका डेरिवेटिव भी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, डेरिवेटिव का फॉर्मूला आप जानते ही हो। सेकंड पार्ट करते हैं क्वेश्चन का। उसने क्या कहा है निकालने के लिए, डेरिवेटिव। तो एफ ऑफ जेड, एफ डैश जेड इज इक्वल टू क्या है, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस, एक सेकेंड, प्लस प्लस आई डेल वी अपॉन डेल एक्स, ये हमारा फॉर्मूला है। इसमें हम वैल्यू रख देंगे। डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आई थी ऊपर, देखो ये आई है, डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू ये है, और डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू ये है। ये दोनों वैल्यूज उठा करके हम वहां पर रख देंगे। कॉस हाइपरबोलिक एक्स कोस वाई और साइन हाइपरबोलिक एक्स साइन वाई। तो यहाँ आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स कोस वाई प्लस आई साइन हाइपरबोलिक एक्स साइन वाई। चाहे तो आप यहाँ भी आंसर छोड़ दो, अदरवाइज इसको कंबाइन करके लिख दो। आप जान रहे हो यहाँ पर ये साइन कॉस ए कॉस बी प्लस आई साइन साइन ए साइन बी का फॉर्मूला हो जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस आई वाई, यानी कि कॉस हाइपरबोलिक जेड। ये आपका आंसर यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चंस आपके लिए एक पेज में एक साथ ये रहा। इसके अलावा एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 2, जो हमारा है इस पर, उसे भी आप कर सकते हैं। शो दैट द फंक्शन e टू द पावर x cos y प्लस i sin y इज होलोमॉर्फिक। होलोमॉर्फिक मतलब वही है एनालिटिक। होलोमॉर्फिक एंड फाइंड इट्स डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो बिल्कुल सेम वही में उसी तरीके से करेंगे आप इसको भी, इसका भी सॉल्यूशन। जैसे आप जानते हैं यहाँ पर एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू हो गया ई टू द पावर एक्स कॉस वाई प्लस आई साइन वाई, ये आपके पास आ गया। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, u प्लस आई वी इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स कोस वाई प्लस आई ई टू द पावर एक्स साइन वाई। तो यहां आपके पास क्या आ गया, u इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स कोस वाई, और v इज इक्वल टू आ गया ई टू द पावर एक्स साइन वाई। ये दो चीज आपके पास आ गई। इसको बिल्कुल इस तरीके से जैसे हमने अभी यहाँ पर क्वेश्चन किया है उसी तरीके से आप करेंगे, और करने के बाद आप देखेंगे कि इसमें भी जो आपका डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई वो भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, सो एनालिटिक है।
और बिल्कुल उसी तरीके से आपका इसका सेकंड पार्ट कर लेंगे। और जब एफ डैश जेड निकालेंगे तो दैट विल कम्स टू यू ई टू द पावर जेड, ये आपका आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चंस को आप सेल्फ करेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं इस पर बेस्ड। उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया है, चीज वही है, कंसेप्ट हमारा वही है, बस मामूली सा उसमें चेंज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं उस क्वेश्चन में क्या चेंज हुआ है। चलिए तब टाइप 1 पर ही क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 हल्का सा डिफरेंस है, उसमें क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ C1 and C2 such that the function f of z is equal to x square plus c1 y square minus 2xy plus I c2 x square minus y square प्लस 2xy, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, इज एनालिटिक। आल्सो फाइंड एफ डैश जेड, ठीक है। ये हमें दे दिया एफ जेड, उसने कहा है C1 C2 की वैल्यू बताओ सच दैट, इस प्रकार से कि एफ ऑफ जेड एनालिटिक है। तो उसने हमें दे दिया एफ ऑफ जेड एनालिटिक है। इस क्वेश्चन में हमें ये प्रूफ नहीं करना है कि एफ ऑफ जेड एनालिटिक है, वो हमें ऑलरेडी गिवन है, बस हमें क्या करना है, C1 और C2 की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले वही जो हम करते आए हैं, u और v की वैल्यू हमें निकालनी है। तो एफ ऑफ जेड उसने हमें क्या दिया है वो यहाँ लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस C1 y स्क्वायर माइनस 2xy प्लस आई C2 x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, ये किसके इक्वल है, एफ ऑफ जेड के। एफ ऑफ जेड को हम क्या लिख सकते हैं, u प्लस आई वी। तो यह हमारे पास क्या आ गया, u इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर प्लस C1 y स्क्वायर माइनस 2xy, और v क्या हो गया हमारा, v हो गया C2 x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस के 2xy। ये हमारे पास u की वैल्यू भी आ गई और v की वैल्यू भी आ गई। अब उसने हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में उसने हमें दे रखा है कि f ऑफ जेड इज एनालिटिक। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है उसने हमें गिवन है, उसने हमें दिया हुआ है कि CR इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड, ये सेटिस्फाइड है, वो सेटिस्फाई करती है। तो दैट मीन्स उसने हमें क्या दे दिया है, उसने हमें दे दिया है डेल u अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल v अपॉन डेल y, ये उसने हमें दे दिया। एंड और क्या दे दिया उसने हमें, डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू माइनस डेल v अपॉन डेल x, ये दो चीज उसने हमें दे दी है कि ऐसा है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, इसमें अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। तो जैसे ही रखते हैं एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, इसका हो जाएगा 0, और इसका हो जाएगा एक्स के रेस्पेक्ट करने पे माइनस के 2y इज इक्वल टू, अब ये निकालते हैं डेल v अपॉन डेल वाई, यानी v का y के रेस्पेक्ट करते हैं, y का रेस्पेक्ट करेंगे तो इसका हो जाएगा 0,
और इसका करेंगे तो -k 2y, तो ये हो गया -k 2y। फिर इसका y के रेस्पेक्ट करेंगे तो +k 2x, तो ये हो गया +k 2x। तो ये तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है। तो इससे तो हमें यहाँ पर कोई फायदा नहीं मिला, विच इज ट्रू। ठीक है, तो बेसिकली इससे हमें कोई वैल्यू नहीं मिली। चलो कोई बात नहीं, अब इसमें इसमें रखते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। u को y के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसको y के रेस्पेक्ट करा तो इसकी वैल्यू तो 0 हो गई, 0। फिर इसको y के रेस्पेक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू हो गई +2c1y, और इसको फिर से y के रेस्पेक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा -k 2x इज इक्वल टू माइनस। अब डेल वी अपॉन डेल एक्स निकालते हैं, v को x के रेस्पेक्ट करते हैं, तो इसको x के रेस्पेक्ट किया तो ये हो गया 2c2x, इसको फिर x के रेस्पेक्ट किया तो 0, इसको फिर x के रेस्पेक्ट किया तो +k 2y, तो +k 2y, ये हमारे पास आ गया। तो फाइनली हमारे पास क्या आया, -k 2x +k 2c1y इज इक्वल टू -2c2 -2y। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या बचा, -x+c1y इज इक्वल टू -c2 -y। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, इधर x का कोफिशिएंट क्या है, -1, और सॉरी यहाँ पर x छूट गया हमारा, ये लिख लेते हैं। तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, -c2। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब कंपेयर कर देते हैं, ये x है और यह x है। तो इधर से कंपेयर करते हैं तो यहाँ -1 इज इक्वल टू -c2 आ गया, एंड इधर y का कोफिशिएंट है c1, इधर y का कोफिशिएंट है -1, तो हमारे पास आ गया c1 इज इक्वल टू -1। फिर इससे हम करते हैं तो ये आ गया c2 इज इक्वल टू 1 एंड c1 इज इक्वल टू -1। तो इस तरीके से हमने निकाला c1 और c2 की वैल्यू निकाल दी। तो आपने देखा कि इस तरीके से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि वो दे देता है कि एनालिटिक है और c1 c2 की वैल्यू पूछ लेता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस तरह c1 c2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब सेकंड पार्ट में उसने क्या कहा है, सेकंड पार्ट में उसने हमसे कहा है कि एफ डैश जेड निकालो। तो एफ डैश जेड का फॉर्मूला तो आप जानते ही हो क्या होता है, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल वी अपॉन डेल एक्स। इसमें इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या है हमारा, डेल यू अपॉन डेल एक्स ये हमने निकाला था यहाँ पर। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स हमारा क्या है, 2x - 2y, तो वो यहाँ रख देते हैं, 2x - 2y प्लस आई। अब निकालते हैं डेल वी अपॉन डेल एक्स। डेल वी अपॉन डेल एक्स कहाँ निकाला है हमने, डेल वी अपॉन डेल एक्स हमने ये निकाला हुआ है। ठीक है, ये देखो, ये रहा डेल वी अपॉन डेल एक्स, ये हमने यहाँ निकाला था। तो डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या है, 2c2x + 2y। तो c2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1, वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, दैट विल बी 2x - 2y प्लस आई 2x + 2y। फिर इसको एक साथ इसको लिख सकते हैं हम कैसे, 2x - 2y -2xi, सॉरी +2xi +2y इज इक्वल टू, इसको और इसको एक साथ ले दो। ठीक है, सॉरी, इसको और इसको एक साथ ले दीजिए, और इसको और इसको हम एक साथ ले लेते हैं, तो ये हो गया 2x + 2y और +2xi - 2y। ये हम ऐसा करें, आप यहीं पर भी आंसर छोड़ सकते हैं,
ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ नहीं छोड़ सकते। और अगर आप इसे जेड की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, कई बार क्वेश्चन में ये आ जाता है एफ डैश जेड निकालो इन द फॉर्म ऑफ जेड, तो आपको इस एक्स वाई को जेड में कन्वर्ट करना होगा। तो मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि जेड में कन्वर्ट कैसे करते हैं। ठीक है। तो अब इसमें से हम क्या कर रहे हैं, टू कॉमन ले रहे हैं। तो इसमें से हमने टू कॉमन लिया तो क्या बचा, एक्स प्लस आई वाई। इसमें से भी हमने, इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे, अब इसमें से हम लेंगे टू आई कॉमन। तो प्लस के टू आई हमने कॉमन लिया, तो हमारे पास बचा एक्स माइनस वाई अपॉन आई। ठीक है, आई इसमें है नहीं तो इसलिए अपॉन में चला गया। तो टू एक्स प्लस आई वाई को हम क्या लिख सकते हैं, जेड लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस टू आई, फिर x माइनस वाई अपॉन आई, इसको i से मल्टीप्लाई कर दो, i से डिवाइड कर दो। तो ये क्या हो गया, टू जेड प्लस टू आई एक्स माइनस वाई आई। और ये जो नीचे का आई स्क्वायर बना इसकी वैल्यू रख दो -1, जिसकी वजह से ये हो जाएगा +1। तो ये हो जाएगा आपका टू जेड प्लस टू आई और एक्स प्लस आई वाई अगेन जेड हो गया। अब इसमें से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले दूं। कॉमन क्या आ रहा है, टू जेड, क्या बचा, 1 + आई। तो फाइनली ये हो गया 2 × 1 + i × जेड। ये आपका आंसर हो। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में कह देता है कि आप डेरिवेटिव एफ डैश जेड निकालो बट इन टर्म्स ऑफ जेड, तब आपको इन टर्म्स ऑफ जेड निकालना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप एक्स वाई में भी छोड़ सकते हैं। ठीक। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम यहाँ पर क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चंस इन वन पेज आपके लिए ये रहा। चलिए अब टाइप 2 की तरफ चलते हैं, जिसमें टाइप 2 में दूसरा क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं कि टाइप 2 को आप समझने की हम कोशिश करते हैं। तो टाइप 2 के क्वेश्चंस, टाइप 2। ठीक है। तो टाइप 2 क्या है आपका, टाइप 2 में हम क्वेश्चंस होते हैं जिसमें प्रूव दैट एफ ऑफ जेड इज नॉट एनालिटिक। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे इसमें होते हैं। इज नॉट एनालिटिक, बस इतना सा होता है। तो इसमें हमारा मेथड क्या होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं, इसमें मेथड होता है हमारा कि हम दिखाते हैं कि सी आर इक्वेशंस आर नॉट सेटिस्फाइड। सो एफ ऑफ जेड इज नॉट एनालिटिक। ये हमारा मेथड होता है जिसको हम फॉलो करते हैं। चलिए इसको इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करके देखते हैं जिससे कि ये क्लियर हो जाए कि हम कहना क्या चाहते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू mod ऑफ जेड इज नॉट एनालिटिक एट ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन मतलब 0 0 पर। हाँ, ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो आपको इसको कैसे करना है, इससे भी फिर वही जैसे हर क्वेश्चन में करते हैं, एफ ऑफ जेड जो हमें दिया है उससे यू और वी को हम फाइंड आउट करते हैं। एफ ऑफ जेड इसने हमें जो दिया है दैट इज एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड। एफ ऑफ जेड क्या होता है, यू प्लस आई वी।
और मॉड ऑफ जेड क्या होता है? मॉड ऑफ एक्स प्लस आई वाई। यानी ये क्या होता है? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आप सभी लोग जानते हो। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? आई तो नहीं है, इसे लिख सकते हैं आई इंटू जीरो। ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये लिख लिया। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया? यहां से आ गया u इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड v इज इक्वल टू हो गया हमारे पास जीरो। ठीक है। अब हमें यहाँ पर इसको सिर्फ डिफरेंशिएट करना है और डिफरेंशिएट करके इसके पार्शियल डेरिवेटिव को निकालना है। ठीक। अगर हम देखो पहले सिंपल तरीके से करने की कोशिश करते हैं। डेल u अपॉन डेल एक्स निकालते हैं। डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाला तो 1/2 यू को x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर -1/2 इंटू 2x। इससे कट गया ये, इज इक्वल टू ये हो गया x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। तो अब आप यहां पर देखो कि यहां पर अगर आप जो पॉइंट दिया है ओरिजिन, यानी कि 0 0, यानी x इक्वल टू जीरो और y इक्वल टू जीरो, इसमें अगर रखते हो तो ये इशू क्रिएट करता है। क्या इशू क्रिएट करता है? ये दिखाता है कि 0/0 बन जाता है। तो जब ऐसी सिचुएशन हो कि सिंपल डिफरेंशिएट करके और उसमें पॉइंट रख के उसकी सही वैल्यू नहीं आती है, तो उस केस में जब ऐसी सिचुएशन आ जाए, तो इसमें क्या है? अगर इस कैसी सिचुएशन है? एट 0 0, 0 0 पॉइंट रखते हैं तो डेल यू अपॉन डेल एक्स यहाँ पर क्या आ रहा है? आप रखो एक्स की जगह जीरो और वाई की जगह जीरो, 0/0 आ रहा है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो हम पार्शियल डेरिवेटिव के लिए वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं जो मैंने आपको पहले बताया हुआ है। मैंने आपको वो शायद इसमें बताया था। नहीं। तो इसमें पार्शियल इसमें भी नहीं है 3 में, फिर मे बी 4। यस, ये वाला, ये पार्शियल डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले हैं। अगर पार्शियल डेरिवेटिव आपका इन्फिनेटिव बन रहा है, ये 0/0 बन रहा है किसी पॉइंट पे, तो हम इन फॉर्मूलों का यूज करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव निकालने के लिए। तो इस क्वेश्चन में देखा हमने डेल यू अपॉन डेल एक्स 0/0 बन रहा है, तो हम डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख देंगे। फॉर्मूला क्या है? लिमिट एक्स टेंस टू जीरो यू x, 0 माइनस यू कोमा 0,0 अपॉन में x। तो अब हम वैल्यू रख देते हैं। लिमिट x टेंस टू जीरो, u क्या है हमारा? u हमारा ये है। ठीक है। तो जब हमारा u ये है, तो हम यहाँ पर x, इसमें किस पे चाहिए u की वैल्यू? इस पर चाहिए, यानी x की जगह x और y की जगह 0 रखते हैं। तो इसमें अगर हम x की जगह x और y की जगह 0 रखते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है माइनस, फिर u 0 0 की वैल्यू निकालेंगे, यानी x की जगह भी 0 रख देंगे इसमें और y की जगह भी 0 रख देंगे। तो ये आ गया 0/में x। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर क्या आ गया? एक्स स्क्वायर का अंडर रूट x/x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, 1 इज इक्वल टू 1। तो इस तरह डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू 1 आ गई एट ओरिजिन 0 0। ठीक है। इसी तरीके से हम सारे के सारे निकालेंगे। डेल यू अपॉन डेल वाई का क्या फार्मूला है? उसका फार्मूला है लिमिट वाई टेंस टू 0। ये सब फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे और धीरे धीरे याद भी हो जाएंगे। 0,y माइनस यू 0,0 अपॉन में y। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट y टेंस टू 0
अब क्या करेंगे, u लिखा है, इसका मतलब क्या है, u की वैल्यू एट x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू वाई, यानी x की जगह 0 रखना है और y की जगह y ही रहने देना है। u हमारा ये है, तो इसमें हम x की जगह 0 और y की जगह y ही रखेंगे, यानी 0 प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट माइनस, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x की जगह भी 0 और y की जगह भी 0 हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे, किस में कर देंगे, इसमें कर देंगे। तो यहाँ क्या वैल्यू आ जाएगी, 0 अपॉन में y। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट y टेंस टू 0 y अपॉन y इज इक्वल टू लिमिट y टेंस टू 0 1 इंटू, तो इसकी वैल्यू आ गई 1। और v तो आपका 0 है ही, तो v की वैल्यू तो हमेशा 0 ही रहनी है, चाहे आप x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर लो या y के रेस्पेक्ट। तो डेल v अपॉन डेल x आपका आ जाएगा 0, डेल v अपॉन डेल y भी आपका आ गया 0। तो इस तरीके से आपने ये निकाल दिया। आपने क्लियरली यहां दिखा पा रहे हैं कि डेल u अपॉन डेल x नॉट इक्वल टू डेल v अपॉन डेल y। ठीक है, एक भी दिखा दो तो बहुत है, बाकी दोनों दिखाना चाहो तो तुम्हारी इच्छा। एंड आल्सो डेल u अपॉन डेल y नॉट इक्वल टू माइनस डेल v अपॉन डेल x। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ सी आर इक्वेशंस आर नॉट सेटिस्फाइड। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो गिवन फंक्शन है एफ ऑफ जेड इज नॉट एनालिटिक। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियरली समझ में आ गया होगा कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक नहीं है तो उसको कैसे प्रूफ करते हैं कि वो एनालिटिक नहीं है। टाइप टू में सिर्फ इतना ही स्टेटमेंट होता है कि प्रूव दैट एफ ऑफ जेड नॉट एनालिटिक। ठीक है, चलिए इस पर अब एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, जिससे कि ये वाला चीज टाइप 2 हमें और अधिकता से क्लियर हो जाए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है अब हमारा यहाँ पर, ये वाला क्वेश्चन AKTU में 2024 में आया था। क्या है, डिफाइन एनालिटिक फंक्शन एंड शो दैट f of z is equal to z mod of z is not analytic anywhere। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो डिफाइन एनालिटिक फंक्शन मतलब एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन लिखो, जो हम शुरुआत में लिख चुके हैं। ठीक है, शुरुआत में हम लोग लिख चुके हैं एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन। क्या होता है, कोई भी फंक्शन एनालिटिक आ जाएगा अगर वो फंक्शन उस पॉइंट पे भी डिफरेंशिएबल हो और उसके आसपास के नेबरहुड में भी वो डिफरेंशिएबल हो। तो अब हम इसका सेकंड पार्ट प्रूफ करते हैं कि ये एनालिटिक नहीं है। तो एनालिटिक प्रूफ करने के नहीं है, प्रूफ करने के लिए वही हमें u और v चाहिए। तो f ऑफ z इज इक्वल टू z मोड ऑफ z। तो f ऑफ z को हम क्या लिख सकते हैं, u प्लस आई वी, और z को क्या लिख सकते हैं, x प्लस आई वाई, और मोड ऑफ z को क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आई होप आपको पता होगा। और तो यहाँ से क्लियरली हमारे पास क्या आ जाता है, u इक्वल टू हो जाता है x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और v इज इक्वल टू आ जाता है y रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वही पार्शियल डेरिवेटिव निकाल दो, पहले सिंपल तरीके से देखो, नहीं निकलता है तो देन फॉर्मूला लगा दो। तो सिंपल तरीके से पार्शियल डेरिवेटिव हम निकालते हैं। तो डेल u अपॉन डेल x, इसको x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले
रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, एक्स का हो गया 1 प्लस एक्स एज इट इज। अब इसका करते हैं डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर -1/2 इंटू 2x। इससे कट गया ये, तो बेसिकली ये हमारे पास बचा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगेन वही इशू आने वाला है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स। अब वही 0 0 पे अगर आप यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो, अच्छा 0 0 पे तो इसने पूछा ही नहीं कि ये एनालिटिक है या नहीं है, इसने तो एनीवेयर कहीं भी पूछा है कि ये एनालिटिक नहीं है। ठीक है, डेल यू अपॉन डेल एक्स हमने निकाल लिया। अब हम निकालेंगे डेल वी अपॉन डेल वाई। ठीक है, डेल वी अपॉन डेल वाई निकालेंगे तो v को यानी इसको y के रेस्पेक्ट हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो जब y के रेस्पेक्ट करेंगे हम डिफ्रेंशिएट, तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, वाई का हो गया 1 प्लस वाई एज इट इज, और अब इसका हम करेंगे y के रेस्पेक्ट, तो ये हो गया 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर -1/2 इंटू 2y। इससे कट गया ये, तो बेसिकली ये हमारे पास आ गया रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस y अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू, एलसीएम ले देंगे हम, एलसीएम आएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई। तो देखो यहाँ क्लियरली पता चल रहा है कि ये वाला इक्वेशन, इसको अगर हम 1 मान लें और ये इक्वेशन नंबर 2 मान लें, इक्वेशन 1 और 2 किसी भी कीमत पे एक दूसरे के इक्वल नहीं है, क्योंकि एक्स और वाई आपस में एक दूसरे के इक्वल नहीं, अलग अलग हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं सिंस डेल यू अपॉन डेल एक्स इज नॉट इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, सो सी आर इक्वेशंस नॉट सेटिस्फाइड। दस इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ जेड इज नॉट एनालिटिक फंक्शन एनीवे। ठीक है, तो इस तरीके के ये टाइप 2 के क्वेश्चंस हमने आपको बताया कि आते हैं। अब होता है टाइप 3 के क्वेश्चन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जनरली टाइप 3 के क्वेश्चंस ही आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो अब हम कंसंट्रेट करते हैं टाइप 3 के एग्जांपल्स पर, टाइप 3 पर एक बार, कि किस तरीके से टाइप 3 के क्वेश्चंस को किया जा सकता है। एक सेकंड। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। टाइप 3। अब टाइप 3 के क्वेश्चंस कैसे होते हैं? सबसे पहले टाइप 3 के क्वेश्चंस होते कैसे हैं? टाइप 3 के क्वेश्चंस आपके जो एग्जाम में आएंगे वो इस तरीके से आएंगे कि प्रूव दैट एफ ऑफ जेड इज नॉट एनालिटिक while CR equations are satisfied, are satisfied। CR इक्वेशन सेटिस्फाइड है, लेकिन फिर भी आपका एनालिटिक फंक्शन वो नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसका मेथड क्या है? ये आपके टाइप 3 के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कौन से हैं ये? टाइप
3 के क्वेश्चन से। तो इन क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं? इन क्वेश्चंस को करने का तरीका है, सबसे पहले वही एफ ऑफ जेड आपको गिवन होगा, एफ ऑफ जेड से आप यू और वी निकाल लेंगे। तो पहले स्टेप में आप दिखाएंगे सी आर इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। ठीक है, सी आर इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। सेकंड, उसमें आप क्या करेंगे? एफ डैश जेड निकालेंगे। ठीक है, एफ डैश जेड निकालेंगे। और एफ डैश जेड जो होगा वो आपके एक्स वाई में एक फंक्शन होगा। ठीक है, सपोज करो फॉर द टाइम मीन इस टाइप का आपका कोई फंक्शन होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई इंटू एक्स वाई। कुछ भी हो सकता है वो, सपोज कर लो इस टाइप का क्वेश्चन। तो आपको बस ये दिखाना है कि एफ डैश जेड की वैल्यू दो अलग अलग कर्व के अलोंग अलग अलग है, इसके दो मेथड है। ठीक है, आपको क्या दिखाना है कि इसके लिए इसमें दो मेथड है। नंबर एक, कि आप दो कर्व ले लोगे, कभी कोई सा भी, जैसे x इक्वल टू जीरो ले लिया, या y इक्वल टू जीरो ले लिया, या y इक्वल टू एक्स ले लिया, या y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लिया, कुछ भी लो, उससे कोई मतलब नहीं। मैं क्वेश्चन जब कराऊंगा तो आपको समझाऊंगा। ठीक है, जैसे आप x इक्वल टू जीरो ले लो, और y इक्वल टू जीरो ले लो, और y इक्वल टू एक्स ले सकते हो, और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कुछ भी लोगे, कोई भी कर्व लोगे और एफ डैश दिखाओगे, एफ दो डिफरेंट कर्व लेकर के हैज टू डिफरेंट वैल्यूज along two different कर्व जो आप लेंगे। कर्व कौन से? जो आप लेंगे। अगर हम ये दिखा दिया तो हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ जेड इज नॉट एनालिटिक। ठीक है, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? इसमें आप कुछ भी ऐसा फंक्शन लेंगे जिसमें एक वेरिएबल इन्वॉल्व होगा, जैसे y इज इक्वल टू एम एक्स, तो इसमें m इन्वॉल्व है, या y इज इक्वल टू एम स्क्वायर एक्स, कुछ भी जिसमें m होगा। तो आप क्या दिखा दोगे कि एफ डैश जेड की वैल्यू यहां सॉल्व करके यहां पर आप दिखा दोगे कि सिर्फ m पे डिपेंड है। सपोज करो इस तरीके से आ जाए, तो ये कह देंगे हम डिपेंड्स ऑन m। तो दैट मीन्स इसका क्या मतलब है? एफ डैश जेड इज नॉट एनालिटिक। तो ये हमारा मेथड रहने वाला है दिखाने का। ठीक है, सीआर इक्वेशंस लेंगे, सीआर इक्वेशंस लेंगे, सीआर इक्वेशंस को सेटिस्फाइड दिखाएंगे पहले स्टेप में। फिर दूसरे स्टेप में एफ डैश जेड को हम दिखाएंगे कि वो अलग अलग वैल्यूज रखता है अलग अलग कर्व के अलोंग। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये टाइप है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आपका एकेटीयू में 2017 में आया था। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू रूट ऑफ मोड ऑफ एक्स वाई इज नॉट एनालिटिक या रेगुलर एट origin, although CR इक्वेशंस यानी कोची रीमन इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड देयर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले वही जो हमें फंक्शन दिया है, क्या दिया है? एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू रूट ऑफ मॉड ऑफ एक्स वाई। एफ ऑफ जेड क्या हो गया आपका? u प्लस आई वी इज इक्वल टू
ठीक है, तो इसमें तो एक्स वाई में ही है, तो ये है यहाँ पर मॉड ऑफ एक्स वाई प्लस आई इंटू वी, हम यहाँ पर जीरो लिख सकते हैं। एक सेकेंड प्लीज मुझे, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल गया हमें, यहाँ से मिल गया हमें u इज इक्वल टू रूट ऑफ मोड ऑफ एक्स वाई एंड v इज इक्वल टू हमारे पास आ गया जीरो। ठीक है, तो अब हमें क्या दिखाना है, u और v निकालने के बाद हमें दिखाना है कि यहाँ पर हमारा सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड है। सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड के लिए हमें क्या दिखाना होगा, पार्शियल डेरिवेटिव्स की वैल्यू हमें यहाँ से निकाल के देनी होगी। तो पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं। तो डेल u अपॉन डेल x इज इक्वल टू लिमिट, क्या है फॉर्मूला, x टेंस टू जीरो, u की वैल्यू एट x कोमा जीरो माइनस u एट जीरो कोमा जीरो अपॉन में x। तो इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू जीरो, u की वैल्यू निकालते हैं x कोमा जीरो पर, यानी कि u हमारा ये है, इसमें x की जगह x और y की जगह जीरो रखते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है जीरो माइनस जीरो अपॉन में x। तो इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू जीरो, जीरो इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, समझ में आ गया आपको, जस्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, डेल यू अपॉन डेल वाई, बस फॉर्मूला याद है तो आप इसको इजीली कर जाएंगे। लिमिट y टेंस टू जीरो, या इसका क्या फॉर्मूला है, u जीरो कोमा वाई माइनस u जीरो कोमा जीरो अपॉन में y। दिस इज इक्वल टू लिमिट y टेंस टू जीरो, u की वैल्यू एट निकालते हैं तो जीरो माइनस जीरो अपॉन वाई। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालेंगे, x की जगह जीरो और y की जगह y रखेंगे इसमें, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो, इसलिए हमने यहाँ पर रखा है जीरो, और जीरो जीरो रखने पर तो जीरो आ ही जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट y टेंस टू जीरो, जीरो अपॉन वाई, यानी कि जीरो इज इक्वल टू जीरो। इसी तरीके से हम निकाल लेंगे बाकी दोनों वैल्यूज भी। कैसे, डेल v अपॉन डेल x इज इक्वल टू क्या है, लिमिट x टेंस टू जीरो, v की वैल्यू एट जीरो कोमा वाई माइनस v की वैल्यू एट जीरो कोमा जीरो अपॉन में, सॉरी यहाँ पर y आएगा, y टेंस टू जीरो, दोबारा से करते हैं, ठीक है, अपॉन में x आ गया हमारे पास, इसमें इक्वल टू लिमिट x टेंस टू जीरो, v की वैल्यू तो हमारी जीरो है ही, तो जीरो माइनस जीरो अपॉन x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू जीरो, जीरो इज इक्वल टू जीरो। फिर डेल v अपॉन डेल y निकालते हैं, डेल v बाई डेल y हो गया लिमिट y टेंस टू जीरो, v की वैल्यू एट जीरो कोमा वाई माइनस v की वैल्यू एट जीरो कोमा जीरो अपॉन में y। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इस जगह x कोमा जीरो आएगा, सॉरी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा लिमिट y टेंस टू जीरो अपॉन में जीरो माइनस जीरो अपॉन y इज इक्वल टू लिमिट y टेंस टू जीरो, जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो इस तरह आप देख रहे हो यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, चाहे तो डेल यू अपॉन डेल एक्स की बात कर लें, चाहे डेल यू अपॉन डेल वाई की बात कर लें, डेल वी अपॉन डेल एक्स की बात कर लें, या डेल वी अपॉन डेल वाई की बात कर रहे हैं, ये चारों की वैल्यू आ रही है जीरो। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, दस डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू माइनस डेल v अपॉन डेल x। तो सो सी आर इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। ठीक है, हमने दिखा दिया कि सेटिस्फाइड है।
अब हमें क्या करना है, अब हमें एफ डैश जेड की वैल्यू निकालनी है और दिखाना है कि उसकी वैल्यू आपकी सही एम पर डिपेंड करती है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। नाउ एफ डैश जेड की वैल्यू क्या निकालेंगे, एफ डैश किस पे निकालनी है हमें, 0 पॉइंट ओरिजिन पे निकालनी है। तो एफ डैश जीरो की वैल्यू होती है लिमिट, उसका फॉर्मूला मैं आपको स्टार्टिंग में लिखवाना रह गया, तो उसको आप लिख लो। लिमिट जेड टेंस टू जीरो एफ ऑफ जेड माइनस एफ एट जीरो अपॉन में जेड, ये फॉर्मूला है। तो ये हो जाएगा लिमिट जेड टेंस टू जीरो एफ ऑफ जेड, एफ ऑफ जेड क्या है आपका, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा एफ ऑफ जेड। तो इसी का हम यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स वाई का अंडर रूट अपॉन में माइनस एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो क्या हो गया आपका, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू हो गई आपकी जीरो और अपॉन में जेड आ गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट जेड टेंस टू जीरो मोड ऑफ एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको आगे हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, जेड की वैल्यू क्या होती है एक्स प्लस आई वाई। उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है एक्स और वाई दोनों के दोनों जीरो की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो z इक्वल टू जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस आई वाई टेंस टू जीरो, यानी कि x टेंस टू जीरो और y टेंस टू जीरो। तो ये इक्वेशन नंबर वन आ रहा। अब इतना तो हर क्वेश्चन में करना है। अब हमें ये दिखाना है कि f डैश m पे डिपेंड करता है। तो हम अब f डैश किसके अलोंग लेंगे, अलोंग, इसमें जैसे मैं आपको करके दिखाता हूं, तो हम अलोंग लेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स के अलोंग, और हम दिखा देंगे कि एफ डैश जीरो की वैल्यू एम पे डिपेंड है। तो एफ डैश जीरो इक्वेशन नंबर वन से रखते हैं, तो इसके अलोंग लेते हैं, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और वाई की जगह क्या रख देंगे हम, एम एक्स। तो ये हो गया एक्स इंटू एम एक्स का अंडर रूट एक्स प्लस आई एम एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, यहां से आ गया रूट एम इंटू एक्स अपॉन एक्स कॉमन लिया वन प्लस आई एम, एक्स से एक्स कट गया, इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो रूट एम वन प्लस आई एम, एक्स इक्वल टेंस टू जीरो लिमिट रख दी, तो ये आ गया रूट एम अपॉन वन प्लस आई। तो इस तरीके से आपने दिखा दिया कि एफ डैश जीरो की वैल्यू एम पे डिपेंड करती है, यानी कि फंक्शन एफ ऑफ जेड इज नॉट रेगुलर और एनालिटिक, वी कैन से। तो इसे हम क्या कैसे लिखेंगे, डिपेंड्स ऑन एम। तो सो एफ ऑफ जेड इज नॉट एनालिटिक, इज नॉट एनालिटिक और रेगुलर और होलोमॉर्फिक एट ओरिजिन। ठीक है, तो यही हमें प्रूफ करना। तो हर क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से आपका होगा, कुछ भी उसमें डिफरेंट नई कंडीशंस नहीं है, इसको आप इजीली कर सकते हैं। हर क्वेश्चंस में इसी तरह सीआर इक्वेशंस को सेटिस्फाइड कराना है। सीआर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करा के जो ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसको एम पे डिपेंड दिखाना है, या दो डिफरेंट कर्व के अलोंग लेकर के दिखाना है कि इसकी दो डिफरेंट वैल्यू हो सकती है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चंस आपका 2015 में और 17 में आया था। क्वेश्चन क्या है, एके ट्यूब में आया था ये, प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ जेड डिफाइंड बाय एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू
एक्स क्यूब 1 + i माइनस वाई क्यूब 1 - i अपॉन x² + y² z not equal to 0 and f of 0 is equal to 0 is continuous and CR equations are satisfied at origin, yet f-0 does not exist। तो फिर अगेन वही चीज, हम वही u और v फाइंड आउट करेंगे, सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाइड दिखाएंगे, सेटिस्फाइड दिखा के फिर दिखा देंगे एफ डैश की वैल्यू या तो एम पे डिपेंड करती है या दो डिफरेंट कर्व के अलोंग अलग अलग हो सकती है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में उसने हमें क्या दिया है, एफ ऑफ जेड, जिसकी एफ ऑफ जेड किसके इक्वल होता है, u + iv, वो इज इक्वल टू, ये हमें जो दिया है इसमें, इसको हम एक टर्म को एक साथ ले लेते हैं और आई वालों को एक साथ ले लेते हैं। तो डिनोमिनेटर में तो एज इट इज x² + y²। ठीक है, तो पहली टर्म जो बिना आई की है ये, और ये इसको एक साथ ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, x³ - y³ और प्लस आई वाली टर्म एक साथ ले लेते हैं, x³ + y³। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। इसको हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाता है u इज इक्वल टू x³ - y³ अपॉन में x² + y², और v इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है x³ - y³ अपॉन x² + y²। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है। तो हम यहाँ क्लियरली कह सकते हैं कि ये सब जो है पॉलिनोमियल फंक्शन है, u v आर पॉलिनोमियल फंक्शंस, पॉलिनोमियल क्वोशिएंट, क्वोशिएंट मतलब इसमें अपॉन में है, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रखते हैं, फंक्शंस। सो u एंड v आर कंटिन्यूअस फंक्शन, क्योंकि क्वेश्चन में उसने हमसे ये भी कहा है कि वो कंटिन्यूअस फंक्शंस हैं, ये प्रूफ करो। तो ये तरीका उसका प्रूफ करने का। अब वही सेम चीज ओरिजिन पे पार्शियल डेरिवेटिव निकाल के उनकी वैल्यू इक्वल दिखा दो। तो चलिए देखते हैं कैसे। डेल u अपॉन डेल एक्स निकालते हैं, फॉर्मूला आप जानते ही हो, लिमिट x टेंस टू 0 u x,0 माइनस u 0,0 अपॉन में x। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, u की वैल्यू एट x,0 पर निकालते हैं, यानी कि x की जगह x और y की जगह 0 रखते हैं, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है x माइनस, अब 0,0 पे वैल्यू कितनी है, u की 0,0 पे हम वैल्यू निकालते हैं, तो 0,0 पे इसकी वैल्यू हमारे पास आती है निकल करके, x की जगह भी 0 रखेंगे और y की जगह भी 0 रखेंगे, तो कैसे पता चलेगा इसका, आप इसको उस फॉर्म में ब्रेक कर देंगे आई वाई के, तो इसमें u की वैल्यू 0,0 पे वैल्यू निकल के आती है 1। ठीक है, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। देखो क्वेश्चंस में उसने हमें दिया है 0,0 पर f की वैल्यू 0 है, यानी कि x = 0 और y = 0 पर जो हमारा वैल्यू है f की वो 0 है। f की वैल्यू 0 होने का मतलब है u और v की वैल्यू भी 0 है, तो ये आपका यहाँ पर 0 आ जाएगा, इज अपॉन x। तो ये हो गया लिमिट x टेंस टू 0 1 इज इक्वल टू 1। अब डेल u अपॉन डेल y निकालते हैं, डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू लिमिट y टेंस टू 0 u
0, माइनस u 0, 0 अपॉन में y आ गया, इज इक्वल टू लिमिट y टेंस टू 0, u की वैल्यू, u में हम 0 और y रखते हैं, तो यहाँ पर x की जगह 0 रखेंगे और y की जगह y ही रखेंगे, तो ये हो जाएगा -y³ अपॉन y², यानी कि माइनस के y, -0 अपॉन y। तो ये हो गया लिमिट y टेंस टू 0, -1 इज इक्वल टू -1। सिमिलरली डेल v अपॉन डेल x निकालते हैं, तो ये हो गया लिमिट x टेंस टू 0, v की वैल्यू एट x, 0 माइनस v की वैल्यू एट 0, 0 अपॉन में x। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले में बस अब वैल्यू हमें सब्सटीट्यूट करनी है। फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप इसकी वैल्यू इजीली निकाल सकते हो। v की वैल्यू x, y पे, यानी x की जगह x और y की जगह 0 रखते हैं इसमें, तो क्या आ जाता है हमारा, यहाँ आ जाता है x माइनस 0 अपॉन x। तो ये हो गया लिमिट x टेंस टू 0, 1 इज इक्वल टू 1। सिमिलरली डेल v अपॉन डेल y निकालते हैं, दिस इज इक्वल टू लिमिट y टेंस टू 0 अपॉन v 0, y माइनस v 0, 0 अपॉन में y इज इक्वल टू लिमिट y टेंस टू 0। अब v में x की जगह 0 और y की जगह y रख देते हैं, तो यहां से हमें मिलता है y -0 अपॉन y इज इक्वल टू लिमिट y टेंस टू 0, 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब इस तरीके से आप क्लियरली यहाँ देख पा रहे हो कि इसकी वैल्यूज आपस में इक्वल आ गई है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा हमारा, इसको लिखने का तरीका रहेगा यहाँ पर हमारा कि क्लियरली डेल u अपॉन डेल x इज इक्वल टू डेल v अपॉन डेल y एंड डेल v अपॉन डेल x इज इक्वल टू डेल माइनस डेल u अपॉन डेल y। तो सो CR इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। ठीक है, CR इक्वेशंस जो हैं आपकी सेटिस्फाइड है। अब हमें क्या दिखाना है कि ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया ही था कि आपको क्या दिखाना है, f' निकालना है सबसे पहले। ठीक है, नया पेज लेते हैं, फिर आपको मैं उसका सेकंड पार्ट भी करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या निकालते हैं, इसके लिए हम क्या निकालते हैं, f' 0 निकालते हैं। f' 0 के लिए मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया था वो क्या था, लिमिट z टेंड्स टू 0 अपॉन f ऑफ z माइनस f ऑफ 0 अपॉन में z। तो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, लिमिट z टेंड्स टू 0, f ऑफ z की वैल्यू रख देते हैं, f ऑफ z हमारा क्या है, ओपन कर लेते हैं। ठीक है, एफ ऑफ जेड हमारा ये है। ठीक है, ये हमारा एफ ऑफ जेड है, तो इस वैल्यू को मैं वहां पर लिख रहा हूं, जिसको हमने इस फॉर्म में लिखा था, तो इसी को मैं वहां पर लिख रहा हूं। ठीक है, तो एफ ऑफ जेड हमारे पास क्या आ गया, एफ ऑफ जेड हमारे पास आ गया x³ माइनस y³ बाई प्लस i× x³ माइनस प्लस y³ अपॉन में x² प्लस y²। ठीक है, एफ ऑफ इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 0 दी है, तो यहाँ पर -0 हो जाएगा, और जो जो ये जेड है डिनोमिनेटर में है, तो वो यहाँ आ जाएगा x प्लस
आई वाई। ठीक है, इसको आप इक्वेशन जो भी माने, सपोज हमने वन मान ली। ठीक है, इसको वन मान लिया। अब हम, एक तो मैं आपको मेथड करके दिखा चुका हूं कि ये एम पे डिपेंड है। अब मैं आपको दूसरा एक मेथड करके दिखाता हूं जिसके दो डिफरेंट कर्व के अलोंग एफ डैश की वैल्यू अलग अलग आएगी। तो देखिए कैसे आएगी। तो कैसे करेंगे हम, टेकिंग जेड टेंस टू जीरो अलोंग y इज इक्वल टू एक्स। तो पहले हम y इक्वल टू एक्स के अलोंग लेते हैं। तो f डैश जीरो की वैल्यू क्या आई है, देखो लिमिट क्या होगा। इस z टेंस टू जीरो को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू एक्स। क्यों क्यों लिया, क्योंकि इसके अलोंग ले रहे हैं। और x इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये क्या आ जाएगा यहाँ पर एज इट इज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस आई इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस आई वाई। ठीक, इसमें अब हम ये जो हमारा y इक्वल टू एक्स है वो इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू जीरो। ठीक है, y इक्वल टू एक्स सब्सटीट्यूट किया तो ये जीरो हो गया, प्लस आई टू एक्स क्यूब हो गया अपॉन में टू एक्स स्क्वायर हो गया इंटू ये हो गया एक्स प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई एक्स हो गया। ठीक है, तो इससे आप देखो यहाँ पर टू से टू कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से ये क्यूब कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ऊपर बचा हमारे पास आई इंटू एक्स और नीचे बचा एक्स कॉमन लिया तो वन प्लस आई। एक्स से फिर एक्स कैंसिल हो गया तो ये बचा हमारे पास लिमिट एक्स टेंस टू जीरो आई अपॉन वन प्लस आई। तो दैट मीन्स ये फाइनली हमारे पास क्या बचा है यहाँ पर, ये हमारे पास बच गया आई अपॉन वन प्लस आई, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब किसके अलोंग लेते हैं, अब कुछ और के अलोंग ले तो टेकिंग जेड टेंस टू जीरो अलोंग, चलो इस बार हम y इक्वल टू जीरो के अलोंग, अलोंग y इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो के अलोंग लेते हैं। तो f डैश जीरो की वैल्यू क्या आएगी, लिमिट y इक्वल टू जीरो के अलोंग लिया और x टेंस टू जीरो हो गया। ठीक है, तो इसमें इक्वेशन नंबर वन से एज इट इज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस आई इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन में यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस आई वाई। इसमें y इक्वल टू जीरो सब्सटीट्यूट कर दो। तो लिमिट x टेंस टू जीरो, y इक्वल टू जीरो रखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस आई इंटू एक्स क्यूब, और y इक्वल टू जीरो रखेंगे तो एक्स स्क्वायर और इंटू एक्स प्लस, बस x आ गया। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू जीरो, एक्स क्यूब यहाँ से कॉमन लिया तो वन प्लस आई हुआ, और यहाँ से भी एक्स क्यूब कॉमन लिया, इससे ये कट गया तो फाइनली वन प्लस आई। तो आपने देखा कि यहाँ इक्वेशन नंबर टू में अलग वैल्यू आ रही है, इक्वेशन नंबर थ्री में अलग वैल्यू आ रही है। तो हम कैसे लिखेंगे इस तरह, सो एफ डैश जीरो हैज टू डिफरेंट वैल्यू, different values along two different curves. So f dash zero does not exist। तो ये दोनों ही तरीके मैंने आज आपको बता दिए कि अगर आपको ये दिखाना है कि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करती है और एफ डैश एग्जिस्ट नहीं करता है सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करने के बाद भी, तो उसको हम कैसे करेंगे, यानी टाइप थ्री के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे। तो ये हमारा तरीका है जिसकी हेल्प से हम इन क्वेश्चंस को, टाइप थ्री के क्वेश्चंस को करते हैं।
ठीक है, आई होप आपके पास काफी क्वेश्चंस हो गए हैं। क्या आप चाहते हो कि मैं और भी क्वेश्चन करूं? एक दो क्वेश्चंस और हैं, उनको मैं आपको करने के लिए देता हूं। ठीक है, आप ट्राई करो, नहीं होता है तो मुझसे आप पूछ सकते हो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपके एकेटीयू में 2016 में और 2023 में आया था। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है एग्जामिन द नेचर ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू। करने का तरीका एग्जैक्टली सेम वही है जो हमने पहले किया था, अभी ये दो क्वेश्चंस में किया है, और भी कुछ इसमें स्पेशल नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्ट समझते हुए करने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत इजीली क्वेश्चन आपका आपके हो जाएंगे। जब z नॉट इक्वल टू जीरो, और जीरो व्हेन z इज इक्वल टू जीरो, तो उसी तरीके से u और v निकालना है इन द रीजन इंक्लूडिंग ओरिजिन। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे, u और v निकालेंगे, CR इक्वेशंस को सेटिस्फाइड दिखा देंगे ओरिजिन पे, और उसके बाद एफ डैश जेड को दिखा देंगे कि वो दो डिफरेंट कर्व के अलोंग एग्जिस्ट नहीं करता है, या एम पे दिखा देंगे। ठीक है, आप इसको दिखा सकते हैं जैसे आप दो डिफरेंट कर्व कौन कौन से लेना चाहेंगे? मान लो आप ये दो डिफरेंट कर्व लेते हो, एक ले लो y इक्वल टू एक्स, ठीक है, अलोंग y इज इक्वल टू एक्स, और दूसरा ले लो अलोंग y टू द पावर 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब इसके अलोंग लेंगे तो वैल्यू जीरो आ जाएगी, जब इसके अलोंग लेंगे तो वैल्यू 1/2 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चंस को करने की कोशिश आप कीजिएगा। नहीं होता है तो व्हाट्सएप के थ्रू या फिर कमेंट बॉक्स के थ्रू आप इसका सॉल्यूशन मुझसे मांग सकते हैं। एक और क्वेश्चंस मैं आपको घर के करने के लिए देता हूँ। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? शो दैट फोर फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 2xy x प्लस आई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जेड नॉट इक्वल टू जीरो एंड जीरो when z equal to zero, the Cauchy-Riemann equation are satisfied at origin। फिर आगे डस एफ डैश जीरो एग्जिस्ट, क्या ये एग्जिस्ट करता है? तो ये दो क्वेश्चंस हैं जिनको आप घर से प्लीज ट्राई कीजिएगा। नहीं होते हैं तो कमेंट बॉक्स के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चंस को इजीली कर लेंगे। ठीक है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपका ये है। किसी भी तरीके की कोई परेशानी है, कोई डाउट्स है, तो इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कमेंट। अगर ये टॉपिक, जो कि डेफिनेटली 7 मार्क्स का आपके एग्जाम में आता है, अगर ये आपको अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे शेयर कीजिए। और ये जरूर बताइएगा कि आप किस कॉलेज के स्टूडेंट हैं, और किस कॉलेज के स्टूडेंट होकर के आप इसको पढ़ रहे हैं यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच।